बाकी वेटिंग में। नमस्कार साथियों, परिज्ञान क्लासेस के डिजिटल मंच पर, शैक्षणिक मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उन प्रश्नोत्तरी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं राजस्थान की प्रश्नोत्तरी की तरफ। हाँ, जितने भी लाइव सेशन में मौजूद हैं सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है ना, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या को बढ़ाए, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग राजस्थान में ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके समक्ष, कौन सा कथन रूडा के बारे में सही है? कौन सा कथन रूडा, RUDA फुल फॉर्म में बता देता हूं, रूरल अन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों, तो इसका आंसर जो है फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखें। हाँ, सभी को सामूहिक नाम लेना थोड़ा सा संभव नहीं है, तो सबको सामूहिक रूप से गुड इवनिंग। कौन सा कथन रूडा के बारे में सही नहीं है? फटाफट आंसर दो भाई। हरिओम गुजर कह रहा बी। क्या क्लियर दिख नहीं रहा? क्या दिख रहा है? 240 पे चलाओ, दिख जाएगा भाई। चलिए, तो राजस्थान में कौन सा कथन रूडा के बारे में सही नहीं है? आंसर बी के पक्ष में जा रहा है। राजकुमार बुढ़ानिया डेगाना से कह रहा शायद सी होगा। दिनेश देवपाल कह रहा बहुत बहुत आभार गुरुजी, ब्लॉक लिस्ट से बाहर। अरे हाँ भाई। चलिए, रूडा एक एजेंसी है, वापस बता देता हूं रूडा के बारे में। रूडा, ये पहला क्वेश्चन ही रूडा का है। पिछले कांस्टेबल के अंदर लगातार इसका क्वेश्चन देखा गया। रूडा का एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है। राजस्थान के अंदर औद्योगिक जो संस्थाएं हैं, औद्योगिक संस्थाओं में से रूडा एक संस्था है। RFC, रासिको, रिको, उनमें से एग्जाम के अंदर ये रूडा बहुत महत्वपूर्ण बन गया। फुल फॉर्म है इसकी राजस्थान अन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है ना। इसका जो मुख्य कार्य, वैसे इसकी स्थापना हुई थी 1995 1995 के अंदर। 1995 में इसकी स्थापना हुई। यह प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में नहीं है, प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में, और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर गैर कृषि कार्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रूडा की स्थापना हुई थी, है ना। रूडा की स्थापना ये 3 उप क्षेत्रों चमड़ा, ऊद और लघु खनिज के अंतर्गत अपनी गतिविधियां संचालित करने का काम करता है। तो इसके अंदर पहला आपके राइट है, सेकंड गलत है, और थर्ड आपके ऑप्शन क्या है? रूडा के अकॉर्डिंग सही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं कह रहा हूं मैं, रूडा के अकॉर्डिंग सही है। और चौथा इसमें ब्लू पॉटरी, कोटा डोरिया, सांगानेर व बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग जैसी शिल्प कलाओं के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के अंतर्गत भौगोलिक संकेतक पंजीकरण इसने प्राप्त कर लिया है। तो इसका तीनों ऑप्शन आपकी क्या है? राइट। पहला, थर्ड एंड फोर्थ राइट है। तो इसके अंदर क्वेश्चन में पूछा क्या है? निम्न में से कौन सा कथन रूडा के बारे में सही नहीं है? तो सही नहीं है तो कौन सा राइट होगा? बी, है ना। इसका राइट कौन सा होगा? बी ऑप्शन राइट होगा। तो ध्यान रखना, ये राजस्थान के अंदर औद्योगिक संबंधित आपके संस्था है, इंडस्ट्रीज का आप टॉपिक पढ़ोगे, उसके अंदर आप रूडा को जरूर पढ़ना। ठीक है ना। तो रूरल, वापस फुल फॉर्म वापस बोल देता हूं, रूरल अन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है ना। चलिए, सुनील चौहान कह रहा गुड इवनिंग। हाँ भाई, गुड इवनिंग सभी को। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। लघु उद्योगों की सहायता के लिए राजस्थान लघु उद्योग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? यानी कि राजसिको, है ना, संस्था है, ध्यान रखना। एक तो है आपके राजसिको, एक है आपके रिको, RIICO, और एक है RFC, और एक है आपके RUDA। ठीक है। इन सब की स्थापना के बारे में एग्जाम पूछते हैं। यहाँ तो मैंने एक लिखा, इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर रूडा और रूडा का अपने पूरा वर्णन ब्यौरा था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ सकते हैं। चार तरफ, एक तरफ संस्थाएं होती हैं, दूसरी तरफ इनके ईयर दे रखे हैं, यानी कि इनकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन सी है, और ध्यान रखना इन सब की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर।
सबसे पहले राशिको की स्थापना है 1961 1961 के अंदर राशिको की स्थापना हुई थी। राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, राजस्थान लघु विकास निगम की स्थापना 1961 1961 के अंदर। दूसरी है रिको। अब देखना, रिको की जो स्थापना है वो 1969 1969 के अंदर हुई थी। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1969 राजस्थान के अंदर मध्यम और वृहद उद्योगों को वित्तीय सहायता देने का काम करती है, जिसका नाम क्या है, रिको, जिसकी स्थापना 1969 1969 के अंदर। तीसरा कौन सा है, आरएफसी, राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, और इसकी स्थापना है 1955 1955 के अंदर, ठीक है ना। और उसके बाद में लास्ट कौन सा, रूडा, अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर था, इसकी स्थापना 1995 1995 राजस्थान अन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी। क्लियर सबके। तो यहाँ पर पूछा क्या है, राजस्थान के अंदर राजसिको की स्थापना कब हुई, तो ध्यान रखना राजसिको की स्थापना कब है, 1961 1961। क्लियर है सबके। हाँ, जिनके भी कमेंट आ रहे थे लगभग सही थे, बाकी नहीं पता था उनको जय श्री राम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपके अभ्यारण्य दे रखे हैं, एक तरफ आपके अभ्यारण्य है, दूसरी तरफ एक तरफ अभ्यारण्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ इनकी विशेषता दे रखी है। कौन सा अभ्यारण्य किसके लिए फेमस है, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखो। निरमा एनपीके राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन 3 जून 1961, बिल्कुल आपकी बात सही है। सुमेलित करना है, इसके अंदर क्या राइट होगा, पक्ष में जा रहा बी के, सुनील माचरा बाड़मेर से कह रहा बी, शांति चौधरी डी, प्रिया चौधरी ए, चलिए ए और बी, झुकाव ज्यादा जो है ए और बी की तरफ और सबसे ज्यादा बी की तरफ जा रहा। चलिए देखते हैं, मिलान करते हैं कौन सा राइट होगा। सबसे पहले कौन सा अभ्यारण्य है, केवलादेव घनाहरा पक्षी विहार। अब केवलादेव घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों के लिए फेमस आपकी अभ्यारण्य है। तो यहाँ पर आपके पक्षियों का कुछ दिख भी नहीं रहा है, तो पक्षियां नहीं तो क्या दे रखा है, रामसर साइड। और ध्यान रखना रामसर साइड राजस्थान में कितने हैं, रामसर साइड राजस्थान में 2 है। रामसर साइड पहला तो कौन सा था, केवलादेव अभ्यारण्य, और दूसरा कौन सा था, सांबर। सांबर को रामसर साइड के अंदर शामिल किया था 1990 ईस्वी के अंदर, और केवलादेव को शामिल किया था 1981 के अंदर। तो केवलादेव अपने एक क्या है, रामसर आर्द्र भूमि है। दूसरा है सरिस्का। अब सरिस्का अभ्यारण्य बहुत सरिस्का जो है आपके टाइगर रिजर्व भी है। सरिस्का जो अभ्यारण्य है उस अभ्यारण्य के अंदर हरे कबूतर देखने को मिलते हैं, या फिर सरिस्का के अंदर नीलकंठ महादेव मंदिर, पांडुपौल हनुमान जी का मंदिर है ना, ये सब के सब कहाँ है आपके, भर्तृहरि की गुफा, कनफटे नाथों की शरण स्थली, सारी की सारी चीजें यही हैं। तो यहाँ पर इसमें से कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन एक चीज जरूर दिख रही है, रिसस बंदर और लंगूर है ना। लंगूर के लिए फेमस अभ्यारण्य कौन सा है, सरिस्का। तो इसके अंदर कहाँ जाएंगे, थर्ड ऑप्शन की तरफ। फुलवाड़ी की नाल जो अभ्यारण्य है उदयपुर के अंदर, फुलवाड़ी की नाल, मानसी और वाकल नदियों का यहाँ से क्या होता है, उद्गम। मानसी वाकल नदियाँ साबरमती नदी की सहायक नदियाँ हैं, जिनका उद्गम मानसी फुलवाड़ी की नाल से होता है। नेक्स्ट है शेरगढ़ अभ्यारण्य, और शेरगढ़ अभ्यारण्य को बोलते हैं सांपों की शरण स्थली। सांपों की शरण स्थली शेरगढ़ अभ्यारण्य, यहाँ से नदी निकलती है जिसका नाम है परवन नदी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ से चलिए, तो यहाँ पर केवलादेव अभ्यारण्य, केवलादेव के अंदर क्या है, एक के अंदर क्या होना चाहिए, 4, तो ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन कट गया। सेकंड सरिस्का के अंदर 3 सही है, फुलवाड़ी की नाल 2, तो ऑप्शन क्या होगा इसमें, सेकंड आपके राइट होगा, ठीक है ना, बी नंबर ऑप्शन राइट। जबर सिंह भाटी परिणाम, हाँ भाई स्वीकार आपका परिणाम। नेक्स्ट राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु खंड लवणीयता, सारीयता तथा जल प्लावन की त्रिपक्षीय गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, बहुत अच्छा क्वेश्चन राजस्थान ज्योग्राफी का। राजकुमार बुड़ानिया कह रहा सी,
और सब के सब सी के पक्ष में जा रहे हैं। ए के पक्ष में भी कोई जा रहा है। ए के पक्ष में कौन है भाई? जितेंद्र, सॉरी कौन है? सुनील माचरा। ये बिल्कुल ए और सी सब सी के पक्ष में झुकाव। अब देखो राजस्थान के अंदर कौन सा कृषि जलवायु खंड है? लवणीयता की समस्या होनी चाहिए, सार्यता की समस्या होनी चाहिए, जल प्लावन का मीनिंग है वहां पर सैम की समस्या होनी चाहिए। सैम की समस्या से ग्रसित क्षेत्र होता है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर, वापस बता देता हूँ। राजस्थान के अंदर आप बात करोगे कृषि जलवायु प्रदेश की, राजस्थान के अंदर कृषि जलवायु जो प्रदेश है वो 10 है। कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? 10 हैं। लेकिन 10 में से क्वेश्चन पूछा लवणीयता और सार्यता, साथ साथ में जल प्लावन की समस्या। तो जल प्लावन के अंदर जो सैम की समस्या है, तो सैम की समस्या राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों के अंदर है। एक तो है आपके IGNP क्षेत्र, और IGNP क्षेत्र में नौहर हनुमानगढ़ के आसपास सैम की समस्या है ना, नौहर हनुमानगढ़, यहाँ पर आपकी सैम की समस्या है। दूसरी आपके सैम की समस्या चंबल नदी बेसिन, जहां सैम की समस्या से निपटने के लिए राजाड़ प्रोजेक्ट चल रहा है, वो कनाडा के सहयोग से। तो चंबल परियोजना क्षेत्र के अंदर आपकी सैम की समस्या तो है। चंबल नदी क्षेत्र के अंदर काली मिट्टी है, वहां पर आपकी लवणीयता और सार्यता की समस्या नहीं है, और लवणीयता की सार्यता की समस्या वहां नहीं है। वहां कौन सी? ओनली सैम की समस्या है। तो सैम की समस्या राजस्थान के अंदर, बाकी ऑप्शन भले ही आप छोड़ दो, सैम की समस्या राजस्थान में हनुमानगढ़ और गंगानगर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में है? सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान के अंदर आपके सैम की समस्या है। तो यहाँ पर लवणीयता, सार्यता और जल प्लावन की त्रिपक्षीय गंभीर समस्याओं का सामना करने वाला राजस्थान का कृषि जलवायु यदि प्रदेश है तो कौन सा? सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। तो इसके अंदर राइट क्या होगा? फर्स्ट। कौन सा राइट होगा? फर्स्ट। ठीक है ना, तो इसका राइट हो गया ए। क्लियर सबके? चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान में नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके बहुत शानदार है। पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए कौन सा एक कारण नहीं है? यानी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में बहुत कम बारिश होती है, उस कम बारिश का उत्तरदायित्व है। यानी कौन कौन से तत्व हैं जो उत्तरदायित्व है? तो इसके अंदर राजकुमार बुढ़ानिया डेगाना से डिलीट कर दिया, ये बोल रहा था भाई। संदीप शर्मा कह रहा सी, ए, बी, सी की तरफ झुकाव जा रहा है, बी की तरफ, सी बी, सी बी बी। अरे क्वेश्चन ये है कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, बता देता हूं सबके सब तुक्के सबके गलत है। अरे इसका राइट मैं बता देता हूं, इसका राइट डी है। जितेंद्र पालीवाल इसने एक ने लिखा है डी, बाकी सब के सब, ये कौन? लक्ष्मीकांत सोलंकी, इसने डी लिखा, बाकी सब बी सी की तरफ जा रहे हैं। यानी अरे इसका राइट होगा डी। क्या राइट होगा? राजकुमार बुढ़ानिया साहब अब कह रहे हैं डी। अरे अब कुछ नहीं होगा। ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायुदाब। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, ये राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, राजस्थान का ये उत्तर है और ये पश्चिमी क्षेत्र, इस बेल्ट के अंदर बारिश कम होने का कारण क्या है? बारिश कम होने का पहला कारण तो क्या? अरावली की स्थिति। भाई पहला कारण तो क्या? अरावली की स्थिति। अरावली की स्थिति होने की वजह से अरब सागर की शाखा जो है मानसून के समांतर होते हुए आगे बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पश्चिमी क्षेत्र के अंदर बारिश नहीं होती है। दूसरा, वृष्टि छाया प्रदेश में, यानी राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्रीय वृष्टि छाया प्रदेश है, और वृष्टि छाया प्रदेश का मीनिंग होता है पर्वत के एक तरफ बारिश का होना, इधर नहीं होना। पर्वत के जिधर बारिश नहीं होता उसको बोलते हैं क्या कहते हैं ना, वृष्टि छाया प्रदेश। क्या बोलते हैं उसको? वृष्टि छाया प्रदेश। तो इधर बारिश नहीं होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखाओं से इस बेल्ट में बारिश होती है, लेकिन इधर बहुत कम होती है। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा के वृष्टि छाया प्रदेश में है, उसकी वजह से भी आपकी क्या है? पश्चिमी क्षेत्र में बारिश कम होती है। मानसून आगमन के समय अति उष्णता। अब मानसून आगमन के समय अति उष्णता का मीनिंग है गर्मी पड़ती है।
गर्मी पड़ने की वजह से लो प्रेशर तो होता है, तो लो प्रेशर होने की वजह से मानसून अग्रसर तो होता है, लेकिन यहाँ पे बारिश नहीं कर पाता है ना, क्योंकि स्वयं ये क्षेत्र दुर्भाग्य का शिकार होता है अरावली की वजह से, ठीक है ना। तो सी भी इसका क्या है, राइट है। चौथा है ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायु दाब। अब ध्यान रखना, ग्रीष्म काल के दौरान राजस्थान में गर्मी पड़ती है, गर्मी पड़ेगी तो लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा, न कि उच्च वायु दाब। हाई प्रेशर नहीं होगा, हाई प्रेशर का मीनिंग होता है उच्च वायु दाब, और हाई प्रेशर का मानसून हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ बढ़ेगा। तो राजस्थान के अंदर हाई प्रेशर तो है ही नहीं, हाई प्रेशर तो है ही नहीं, कौन सा प्रेशर है, लो प्रेशर है। लेकिन उसके बावजूद भी ये क्षेत्र दुर्भाग्य का शिकार होता है अरावली की स्थिति की वजह से। तो इसके अंदर राइट कौन सा होगा, डी होगा। सब के सब सी बी डी तक तो पहुंचे ही नहीं, है ना। तो इसका राइट क्या होगा, डी होगा। ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायुदाब नहीं होता है। कैसा वायुदाब होता है, निम्न वायुदाब होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित जिलों कौन सा समूह अवनालिका मृदा अपरदन से गंभीर रूप से ग्रसित है। यानी कि अवनालिका अपरदन से राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो गंभीर रूप से ग्रसित जिले हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। हाँ, राजकुमार बुढ़ानिया साहब, क्या राजेंद्र देवासी आपका सही था, तुक्का मारा होगा बेटा तूने। अब इसका सब जा रहे सी की तरफ। थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, सबका सी की तरफ झुकाव है, सब सी के पक्ष में जा रहे हैं। चलिए देखते हैं, आंसर इसका सी ही होगा। राजस्थान के अंदर अवनालिका अपर्दन, यानी कि अवनालिका अपर्दन जो है राजस्थान में अवनालिका अपर्दन से क्या कहते हैं, ग्रसित जो क्षेत्र है चंबल नदी का क्षेत्र है। जहां जहां वायु अपर्दन जिसको कहते हैं, वायु अपर्दन, माफी चाहूंगा, राजस्थान के अंदर मृदा अपर्दन, और मृदा अपर्दन राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो होता है, एक बात को ध्यान रखना, सबसे ज्यादा वायु मृदा का जो अपर्दन होता है वो आपके वायु से होता है। लेकिन यहाँ पर जो अपर्दन है अवनालिका, अवनालिका मीनिंग है जल द्वारा अपर्दन, है ना, जल के द्वारा अपर्दन जो हो रहा है ना। अवनालिका अपर्दन जो है, जल के द्वारा जो अपर्दन हो रहा है वो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा, है ना। अवनालिका अपर्दन पानी के द्वारा जो अपर्दन हो रहा है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, चंबल नदी क्षेत्र, यानी कि राजस्थान में चंबल नदी अवनालिका अपर्दन से ग्रसित क्षेत्र है। और जहां जहां चंबल नदी जाती है वो क्षेत्र राजस्थान में अवनालिका मृदा अपर्दन से ग्रसित है, गंभीर रूप से ग्रसित है। तो अब देखना, पहला ऑप्शन कोटा में जाती है, बूंदी है, झालावाड़ आ गया ऑप्शन में, फिर टोंक आ गया, तो ये तो गलत ही हो गया। सवाई माधोपुर भरतपुर आ गए, ये गलत हो गया। और अलवर आ गए, तो ये भी क्या हो गया, गलत है। यहाँ है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा, यहाँ पर आपकी चंबल नदी निकलती है और ये आपके ग्रसित क्षेत्र है अवनालिका अपर्दन से। कोटा, बूंदी, बारा और इधर कौन सा आ गया, बांसवाड़ा। तो इसका राइट क्या होगा, सी, थर्ड ऑप्शन इसका राइट होगा। तो राजस्थान में अवनालिका अपर्दन सबसे ज्यादा कहाँ है, चंबल बेसिन क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन लिया है। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के अंदर वित्त पोषित किया गया, यानी कि जयपुर मेट्रो निर्माण के अंदर फंड किसकी सहायता से इसका निर्माण हुआ। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो इसका। सी, बी, एडीबी कह रहे हैं, सी कह रहे हैं। चलिए, जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का वित्त पोषण किसके द्वारा हुआ। देखना, जयपुर मेट्रो का जो निर्माण हुआ, वैसे इसका निर्माण जो है 2 चरणों में है। कितने चरणों में है, जिसका फर्स्ट चरण आपकी कंप्लीट हो गया। पहला चरण जो है वो है आपके मानसरोवर से चांदपौड़, कहां से, आपके मानसरोवर से चांदपौड़। ये आपके मानसरोवर से चांदपौड़ 2015 के अंदर शुरू हो गया था, लेकिन अभी दूसरा चरण भी इसका शुरू हो गया। दूसरा चरण जो है वो है आपके चांदपौड़ से बड़ी चौपड़, चांदपौड़ टू कहाँ है आपके, बड़ी चौपड़। तो चांदपौड़ से बड़ी चौपड़ के बीच में इसका जो
फर्स्ट चरण का फेज फर्स्ट बी है। फेज फर्स्ट बी जो है भूमिगत मेट्रो है, और भूमिगत मेट्रो होने की वजह से फंड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ी। फेज फर्स्ट के अंदर हम लोगों ने सपोर्ट नहीं लिया, लेकिन फेज फर्स्ट बी के अंदर भूमिगत होने की वजह से फंड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ी। उसकी वजह से हम लोगों ने सहयोग किसका लिया? एडीबी का, एशियन विकास बैंक। तो एशियन विकास बैंक की सहायता से जयपुर मेट्रो प्रोजेक्ट का निर्माण हुआ। तो इसका अंदर राइट क्या होगा आपकी? सी। कंवरा राज सिंह कह रहे गुरुजी प्रणाम। हाँ भाई, आपका प्रणाम स्वीकार है। चलिए आगे देखते हैं। 2018-19 के राजस्थान के बजट में की गई घोषणा के अनुसार ऊंटनी के दूध के प्रसंस्करण के लिए मिनी प्लांट स्थापित किया गया। यानी ऊंटनी के दूध का मिनी प्लांट राजस्थान में, ऊंटनी के दूध का मिनी प्लांट राजस्थान में कहां स्थापित किया गया? आंसर ए के पक्ष में जा रहे हैं। सुनील माचरा जयपुर लिख रहा है, राजकुमार बुड़ानिया बीकानेर कह रहे हैं। बीकानेर जयपुर, बीकानेर जयपुर, आपनो बीकानेर। अरे भाई लोगों, ये कह रहा है क्वेश्चन पढ़ना, 18-19 के अंदर ऊंटनी के दूध का मिनी प्लांट है ना, ऊंटनी के दूध का प्रसंस्करण का मिनी प्लांट। अभी देखना राजस्थान के अंदर जो ऊंटनी का जो दूध है, ऊंटनी के दूध का प्लांट, कैमल मिल्क डेयरी जिसको कहते हैं, राजस्थान में कैमल मिल्क डेयरी वो आपके हैं बीकानेर के अंदर। कैमल मिल्क डेयरी बीकानेर के अंदर, जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। लेकिन क्वेश्चन जो है वो उसको ध्यान से पढ़ो। 2018-19 के अंदर राजस्थान के अंदर 2018-19 का जो बजट था उसके अंदर घोषणा की थी राजस्थान के अंदर जयपुर में, जयपुर के अंदर ऊंटनी के दूध का मिनी प्लांट स्थापित होगा। तो ध्यान रखना इसके अंदर राइट क्या होगा? बी होगा। राइट क्या होगा? बी। राजस्थान के अंदर ऊंटनी के दूध के प्लांट ओनली दो ही है। एक तो आपके कैमल मिल्क डेयरी का है जोहड़बीड़ बीकानेर, और दूसरा इसका मिनी प्लांट का है आपके जयपुर के अंदर। और आपको पता होगा ऊंटनी का दूध मानव शरीर के लिए सर्वश्रेष्ठ है। ऊंटनी का दूध जो है मानव शरीर के लिए सर्वश्रेष्ठ है। 2000 ईस्वी के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने ऊंटनी के दूध को मानव शरीर के लिए सर्वश्रेष्ठ घोषित किया था। ऊंटनी के दूध में कैल्शियम मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जिसकी वजह से उसके दूध का दही नहीं जमता है। ऊंटनी के दूध में कैल्शियम मुक्त अवस्था में, जिसकी वजह से दूध का दही नहीं जमता है। ठीक है ना। ऊंटनी का दूध जो है डायबिटीज के लिए रामबाण औषधि है। ठीक है ना। तो ऊंटनी का दूध, इसका प्लांट राजस्थान में दो जगह, पहला प्लांट जिसको अपन कैमल मिल्क डेयरी कहते हैं बीकानेर, लेकिन इसका मिनी प्लांट और कहां लगा है? जयपुर के अंदर, जिसकी घोषणा 2018-19 के बजट में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड पचपदरा बाड़मेर के बारे में क्या सही नहीं है? यानी कि राजस्थान के अंदर जो रिफाइनरी स्थापित हो रही है, राजस्थान के अंदर जो रिफाइनरी स्थापित हो रही है, उस रिफाइनरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके समक्ष। पहला, देश की प्रथम ऐसी परियोजना जिसमें रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है। दूसरा, इसकी परियोजना लागत 43,129 करोड़ रुपए है। परियोजना एचपीसीएल भारत सरकार का संयुक्त उपक्रम है। एचपीसीएल का हिस्सा 74% है। कौन सा राइट होगा, कौन सा गलत होगा, फटाफट लिखो। राजकुमार बुड़ानिया साहब कह रहे सी, बी, डी सब अलग अलग ही जा रहे हैं। सुनील माचरा कह रहा है सी। संजय कुमार पेपर आउट नगरी सांचौर से नमस्कार। हाँ भाई नमस्कार, लेकिन पेपर आउट का नाम मत ले भाई। चलिए, रिफाइनरी लिमिटेड पचपदरा बाड़मेर के बारे में क्या सही नहीं है? यानी कि बाड़मेर के अंदर जो पचपदरा के अंदर रिफाइनरी स्थापित हो रही है उसके लिए कौन सा है? किसी का बी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, सबकी अलग अलग आंसर यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। हाँ, सुनील माचरा बिल्कुल सही जा रहा है। भारत सरकार का हिस्सा नहीं है, राजस्थान का हिस्सा है। देखना, ये देश की प्रथम ऐसी परियोजना है जिसमें रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है। बिल्कुल सही कथन है। परियोजना की लागत, ध्यान रखना, ये कई बार पूछा भी गया है, 43,129 करोड़ रुपए इसकी लागत है, जिसमें एचपीसीएल हिस्सेदारी है। एचपीसीएल एंड अनुपात है राजस्थान सरकार। एचपीसीएल और राजस्थान सरकार दोनों की हिस्सेदारी है। रेशियो है 74:26। कितना रेशियो है?
74:26। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में क्या दे रखा है, भारत सरकार, तो भारत सरकार नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा आपके राजस्थान सरकार, तो राजस्थान सरकार होगा, इसलिए इसमें से गलत कौन सा हो गया, यहाँ पर आपके सी आपके क्या हो गया, सही। तो सी आपके गलत कथन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट कौन सा होगा, सी होगा। एचपीसीएल का हिस्सा 74%, ये भी सही है, तो आपके इसमें आंसर क्या होगा, सी। क्लियर सबके, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कौन से जिला समूह में 2011 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया? राजस्थान का जनघनत्व, सबसे कम जनघनत्व राजस्थान के किन किन जिलों में है? हाँ, 76-26 बहुत बार पूछा जा चुका है, बिल्कुल सही है, लेकिन आपके सामने तो मैंने पूरी रिफाइनरी की व्याख्या ही रख दी, ठीक है। चलिए, यहाँ पर न्यूनतम जनघनत्व वाले जनसंख्या का क्वेश्चन है, गलत होना नहीं चाहिए, वैसे सब ए के पक्ष में जा रहे हैं, सबका ए। चलो, ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत बधाई हो सबको, सबका राइट जा रहा है। चलिए, राजस्थान के अंदर जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनघनत्व राजस्थान में, अब देखो सबसे पहले आप देखना राजस्थान का जनघनत्व कितना है। राजस्थान का जनघनत्व है 200। राजस्थान का जनघनत्व का मीनिंग है प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में कितने लोग निवास करते हैं। तो राजस्थान के अंदर प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में कितने लोग हैं, 200। और सबसे ज्यादा जनघनत्व किसका है, जयपुर का। किसका है सबसे ज्यादा जनघनत्व, जयपुर का। और सबसे कम जनघनत्व है वो किसका है, जैसलमेर, फिर आपके बीकानेर, और फिर कौन सा है, बाड़मेर। यहाँ कंफ्यूज मत होना कि बीकानेर और बाड़मेर के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है। बीकानेर और बाड़मेर के अंदर जैसलमेर का जनघनत्व 17, बीकानेर का जनघनत्व 78, और आपके इसका बाड़मेर का जनघनत्व कितना है, 92। जैसलमेर 17, बीकानेर 78, बाड़मेर का कितना है, 92। और ध्यान रखना जैसलमेर का 17, भारत के अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व भी कितना है, 17 ही है। हाँ, जयपुर का जनघनत्व 595 जो सबसे ज्यादा है, और दूसरा भरतपुर का 503 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना सबसे कम जनघनत्व की बात करें तो जैसलमेर का 17, बीकानेर का 78 और बाड़मेर का 92। बहुत बार एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। चलिए आगे देखते हैं, कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों के से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है। यानी कि हस्तशिल्प उद्योगों से, हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदने का काम करने वाली राजस्थान की संस्था कौन सी है? फटाफट सब जा रहे हैं सी की तरफ। शहनाज रिको भी कह रहे हैं, बी भी आ रहा, आरएफसी की तरफ भी जा रहे हैं, ए भी आ रहा, सबका अलग अलग जा रहा है। कोई बी कह रहा, कोई सी कह रहा, कोई ए कह रहा है, सबका अलग अलग। सुनील माचरा बाड़मेर से कह रहा सी। चलिए देखते हैं। देखो हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को खरीदने का काम करती हैं वो संस्था है आपकी राजसिको, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, राजस्थान लघु उद्योग निगम, लघु उद्योग विकास निगम। अब देखना इसके द्वारा जो है हस्तशिल्पियों से सीधा वस्तु का विपणन करना, उनकी मार्केटिंग करना, मेलों का आयोजन करना, ये सारा काम किसका होता है? रेको का होता है, सॉरी माफी चाहूंगा, राजसिको का होता है। लघु उद्योगों को बढ़ावा देना होता है, लघु उद्योगों को लोन देने का काम, ऋण प्रदान करने का काम भी किसका होता है? राजसिको का होता है। तो राजसिको जो है हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदने का काम भी कौन करती है? राजसिको, ठीक है ना। कौन सी संस्था? राजसिको और रिको, आरएफसी, राजसिको और आरबीआई, ये तीन संस्था तो मैंने पहले बता दी थी। रिको की स्थापना 1969, आरएफसी की 1955 और राजसिको की 1961 और आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 1935 के अंदर, ठीक है ना। हाँ, हाट बाजार लगा था, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपकी ये चार संस्थाएं, ये संस्थाएं थोड़ा ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर इनको एग्जाम में बहुत ज़्यादा इनको पूछ लेते हैं। नेक्स्ट देखो, राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट कौन सा है?
राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट कौन सा है? राजस्थान का सबसे पहला सुपर तापीय पावर प्लांट कौन सा है? क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, एक ही पक्ष में सब जा रहे हैं, ठीक है ना, जाना माना क्वेश्चन है। देखो राजस्थान में कौन सा पहला सुपर तापीय, देखो एक वर्ड यूज होता है विद्युत प्रोडक्शन यूनिट के अंदर, सुपर का मीनिंग होता है जहां पर 1000 मेगावाट से ज्यादा विद्युत प्रोडक्शन होता है। जिन यूनिट के अंदर 1000 मेगावाट से ज्यादा प्रोडक्शन होता है विद्युत का, वो आपके क्या है, सुपर प्रोजेक्ट होता है। नेक्स्ट है तापीय। ध्यान रखना, भारत के अंदर जितना भी विद्युत प्रोडक्शन होता है, चाहे राजस्थान के अंदर विद्युत प्रोडक्शन होता है, सबसे ज्यादा तापीय आधारित पर होता है। और तापीय आधारित का मीनिंग है, तापीय आधारित परियोजना के अंदर सबसे ज्यादा विद्युत प्रोडक्शन कोयले से होता है। तापीय परियोजना के अंदर गैस भी है ना, गैस परियोजना हो चाहे तापीय कोयले से विद्युत प्रोडक्शन हो, तो कोयले से है ना विद्युत प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे जो हो रहा है राजस्थान में, वैसे गैस आधारित परियोजना भी है राजस्थान में, लेकिन सबसे ज्यादा राजस्थान में विद्युत प्रोडक्शन तापीय आधारित, और ताप में भी कहाँ होता है आपके, कोयले से। कोयला विद्युत प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा वर्तमान में सबसे ज्यादा छबड़ा के अंदर हो रहा है, सबसे ज्यादा विद्युत प्रोडक्शन वर्तमान में कहां हो रहा है, छबड़ा के अंदर। लेकिन पहला सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यदि है, सर जी परमाणिक में है कोटा, क्या परमाणिक क्या है? सूरतगढ़ एशिया का सबसे बड़ा नहीं है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान के अंदर सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है, वर्तमान सिचुएशन के अंदर देखो, वर्तमान सिचुएशन के अंदर सबसे ज्यादा विद्युत प्रोडक्शन छबड़ा के अंदर हो रहा है, 2320 मेगावाट है। लेकिन सूरतगढ़ के अंदर 1500 मेगावाट विद्युत का प्रोडक्शन होता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। सबसे पहला सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? सूरतगढ़। और सूरतगढ़ कहाँ पड़ता है? गंगानगर, इसलिए इसका राइट क्या होगा? फर्स्ट होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित तापीय विद्युत परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, कौन सी परियोजना है जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी है? चंबल प्रोजेक्ट, दूसरा व्यास प्रोजेक्ट, तीसरा माही प्रोजेक्ट और चौथा है सतपुड़ा प्रोजेक्ट। कौन सी विद्युत परियोजना जिसमें, कौन सी तापीय विद्युत परियोजना जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। सी के पक्ष में झुकाव जा रहा है, सुनील माचरा बाड़मेर से कह रहा है सी, सब सी के पक्ष में जा रहे हैं। सी ए के पक्ष में भी जा रहे हैं, सब सी सी सी। माही परियोजना ए बी सी सी डी सी। प्रेम प्रकाश पुनावत कह रहा डी। मदन मीणा सी। काले की बहु शांति कह रही मही। सुनील कुमार सी। गुरमीत कह रहा ए। चलिए देखते हैं, मैं बता देता हूं। देखो जब भी मैंने कहा ना, जब भी क्वेश्चन पढ़ो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है, सबका सब खोटा जा रहा है, सबका खोटा। कोई 0.01%, कोई एक आध का आंसर मुझे सही दिखा। इसके अंदर जो राइट होगा वो डी होगा, सतपुड़ा परियोजना। राइट क्या होगा, है ना, सतपुड़ा। ये देख लो तापीय विद्युत परियोजना, बात क्या लिख रहा है? निम्नलिखित में से तापीय विद्युत परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी है। आगे तापीय विद्युत परियोजना की बात कर रहा है, तो तापीय विद्युत परियोजना में किसकी राजस्थान की हिस्सेदारी? अब चंबल परियोजना हो, चाहे व्यास परियोजना हो, चाहे माही परियोजना, ये राजस्थान में जल विद्युत परियोजना है। जल विद्युत परियोजना, यहाँ पर विद्युत प्रोडक्शन पानी से होता, जल से विद्युत प्रोडक्शन होता। तापीय आधारित परियोजना नहीं है। तापीय आधारित का मतलब होता टेम्परेचर के द्वारा विद्युत प्रोडक्शन करना, एंड चाहे गैस आधारित करो चाहे अपने कोयले से विद्युत प्रोडक्शन करो। यहाँ पर तो ये तो पन विद्युत परियोजना है ना। चंबल परियोजना, व्यास परियोजना, माही परियोजना, पूरा क्वेश्चन तो ढंग से पढ़ लो भाई, है ना। तो इसका राइट क्या होगा? सतपुड़ा। सतपुड़ा परियोजना कहाँ है? आपके एमपी के अंदर, जिसके अंदर राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? 40% है। कितनी हिस्सेदारी है? 40%। तो ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन सब के सब खोटे, है ना। थोड़ा ध्यान से पढ़ लिया करो। जब भी एग्जाम, यही गलती हमारी एग्जाम के अंदर होती है, और सबके दिमाग में यही था जो हम कर रहे हैं वो राइट है ना। गलत हो ही नहीं सकता। हमारा माही परियोजना राइट है। अरे माही परियोजना पन विद्युत परियोजना है। चंबल परियोजना राजस्थान
और एमपी की संयुक्त परियोजना, राजस्थान एमपी की संयुक्त हिस्सेदारी। व्यास परियोजना, राजस्थान पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना, जिसके अंदर 2 बांध है। पडो बांध में राजस्थान की हिस्सेदारी 20% और पोंग बांध के अंदर आपकी 59% हिस्सेदारी है ना। और माई परियोजना, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 45% और गुजरात की है 55%। और सतपुड़ा जो तापी आधारित परियोजना है और इसके अंदर राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है, 40%। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, BWHW से अभिप्राय है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का क्वेश्चन है। BWHW से क्या अभिप्राय है? BWHW से अभिप्राय है, अरे छबड़ा में 1320 नहीं 2320 है भाई, सही ढंग से देख लेना। BWHW से क्या अभिप्राय है? आंसर सी के पक्ष में जा रहा है। सी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है। सबका नाम लेना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, कमेंट बहुत फास्ट चल रहा है। राजेंद्र कुमार कह रहा है ई, रिंकू चौधरी कह रही है सी, नारू भाई कह रहा है सी। चलिए देखते हैं। BWHW ये वर्गीकरण है कोपेन का। ध्यान रखना, राजस्थान की जलवायु पढ़ो तो एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा अब पूछने लगे हैं। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, व्लादिमीर कोपेन इनका पूरा नाम था। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जलवायु वर्गीकरण इन्होंने ही पेश किया था। 1918 के अंदर इन्होंने सबसे पहला जलवायु वर्गीकरण दिया था, 31-32 में संशोधित दिया था। फिर 36 के अंदर सबसे लास्ट जलवायु वर्गीकरण दिया था। इनकी शब्दावलियां है, टोटल 16 वर्ड यूज किए, जिसमें से 8 वर्ड इन्होंने राजस्थान के अंदर यूज किए। एक एक शब्द का इनका अलग अलग अर्थ है। बी जो वर्ड है इनका, बी का मीनिंग है शुष्क जलवायु प्रदेश। बी का मीनिंग है शुष्क जलवायु प्रदेश। डब्ल्यू का मीनिंग है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। एच का मीनिंग है वार्षिक औसत टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। और छोटा जो डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू है, इसका मीनिंग है शीतकालीन शुष्क। और शीतकालीन शुष्क का मीनिंग होता बारिश जो होती है गर्मियों में, शीतकाल क्या रहेगा, शुष्क। तो BWHW इसके अंदर मरुस्थल होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए। तो मरुस्थल इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, राइट क्या होगा, सी। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र अर्थात BWHW। और राजस्थान के अंदर BWHW जलवायु जो वर्गीकरण है इसका क्या कहते हैं प्रतिनिधित्व करने वाला जिला वो आपकी बीकानेर है ना। और कोपेन का कह रहा वनस्पति आधार, बिल्कुल सही है। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के लिए मुख्य रूप से आधार जो माना था वो किसको माना था, वनस्पति को। तापमान और वर्षा को साथ साथ में ध्यान रखा, लेकिन मुख्य आधार किसको माना था, वनस्पति। भाई चैट बहुत फास्ट चल रही है, पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है ना। हाँ कि लंबे वाला सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड है, थर्ड है। तीनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, फटाफट आंसर लिखो इसका। गुरुजी एक डायलॉग, अरे भाई यहाँ डायलॉग संभव नहीं है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। डी बी ए भी आ रहा है, तीनों सही है। चलिए देखते हैं। अरावली पर्वत श्रेणियां विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, बात बिल्कुल इसकी सही है। अरावली वर्ल्ड की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर इसका निर्माण हुआ था। प्री कैम्ब्रियन काल के आर्के ने प्रोटोजोइक युग के अंदर इस अरावली का निर्माण हुआ। बहुत प्राचीन पर्वत श्रृंखला। इसके साथ में वर्ल्ड में ओनली एक पर्वत श्रृंखला थी, अप्लेशियन। इसके अलावा कोई भी पर्वत श्रृंखला नहीं बनी थी। दूसरा, अरावली प्रदेश खनिजों की दृष्टि से समृद्ध है, बिल्कुल सही है। अरावली के अंदर खूब सारे खनिज हैं, विविध प्रकार के खनिज राजस्थान में अरावली की वजह से, जिसकी वजह से राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। तो खूब सारे खनिज हैं। 2015 की नवीन खनिज नीति के तहत राजस्थान में 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और 57 खनिजों का वर्तमान में दोहन किया जा रहा है।
तो खनिजों की दृष्टि से समृद्ध है। अरावली राजस्थान में एक जल विभाजन का कार्य करती है, बिल्कुल सही है। अरावली जो है राजस्थान के अंदर, राजस्थान क्या भारत के अंदर भी एक जल विभाजक का काम करने वाली है। ये राजस्थान का जो आप मैप देखोगे बीच में अरावली है, इधर यदि पानी आएगा सिंधु नदी तंत्र का, और इधर लेके जाना तो गंगा नदी तंत्र का, एक जल विभाजन का काम करने वाली पर्वत श्रृंखला जिसका नाम क्या है, अरावली। तो इसके अंदर तीनों ही सही है, फर्स्ट भी सही, सेकंड एंड थर्ड तीनों आपके क्या है, सही। आंसर क्या होगा, 4। क्लियर सबके। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान शीतकालीन वर्षा गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होती है। शीतकालीन वर्षा पश्चिम विक्षोभ से होती है, क्या सही होगा इसमें से। कथन कारण दे रखे, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। पहला कथन है, दूसरा कारण है, कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। सुनील माचरा ए, चलिए देखते हैं कथन और कारण। पहला कथन ए, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा गेहूं की फसल के लिए लाभदायक है। बिल्कुल, गेहूं की फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप बोलते हैं इसको, अमृत बूंद है। गेहूं की फसल के लिए मावठ की जो बारिश होती है सर्दियों में, शीतकालीन बारिश जो गेहूं की रबी की फसल के लिए ही लाभदायक है। गेहूं जौ और चना के लिए बहुत ज्यादा आपके लाभदायक यदि बारिश है तो कौन सी है, शीतकालीन, है ना। शीतकालीन के दौरान जिस समय फसल पक के तैयार नहीं होती उससे पहले जो बारिश होती है वो इसके लिए क्या है, बहुत ज्यादा लाभदायक। और सर्दियों में होने वाली बारिश को हम लोग क्या बोलते हैं, मावठ। तो मावठ जो है हमारे लाभदायक है क्या कहते हैं, रबी की फसल के लिए। और रबी की फसल में कौन सा आता है, गेहूं। और गेहूं के लिए तो अमृत बूंद कहते हैं इसको, शीतकालीन वर्षा को। और शीतकालीन वर्षा जो है किसकी वजह से होती है, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है। चाहे पश्चिमी विक्षोभ कहो, चाहे अपन किसको कह सकते हैं भूमध्य सागरीय चक्रवात कहो, चाहे अपने उत्तर पश्चिमी मानसून कहो, तीनों एक ही है, ठीक है ना। उत्तर पश्चिम मानसून या फिर आपकी भूमध्य सागरीय चक्रवात या पश्चिम विक्षोभ, ये भूमध्य सागर से आता है। इसके साथ में एक पवन होती है जिसका नाम पश्चिम जेट स्ट्रीम पवन। वो पश्चिम जेट स्ट्रीम पवन जो है भूमध्य सागरीय चक्रवात को खींच के भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र तक ले आती है, जिसकी वजह से भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बारिश होती है सर्दियों के दौरान, ठीक है ना, जिसको अपन बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। और मावठ की बारिश भारत में सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा जो होती है वो आपके पंजाब के अंदर होती है, ठीक है ना। गेहूं का प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है, अरे गेहूं का कम हो रहा, खूब हो रहा भाई गेहूं का उत्पादन। आगे देखते हैं, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ पशु दे रखा है, दूसरी तरफ कौन सी नस्ल किस पशु की है, फटाफट लिखो। अरावली सबसे चौड़ी उदयपुर में है भाई। गमडाराम कह रहे सबसे चौड़ी उदयपुर के अंदर है, के पक्ष में झुकाव है। चलिए देखते हैं, देखो एक तरफ आपकी नस्ल पशु दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी नस्लें हैं। भेड़ की कौन सी नस्ल है, भेड़ की 8-9 नस्लें राजस्थान के अंदर, मालपुरी, चौकला, नाली, पुंगल, मगरा, खेरी, जैसलमेरी, मारवाड़ी, सोनाड़ी, बागड़ी, जबस जो भी है। तो इसमें से कौन सी अपने मगरा किसकी नस्ल है, भेड़ की है। नेक्स्ट अपन सेकंड देखें, भैंस की कौन सी, मुर्रा या खुंडी, मुर्रा या खुंडी जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस की नस्ल है। इसका ये सींग जो होते हैं जलेबी की तरह होते हैं, जो घुमाव लिए हुए है ना, सड़े जलेबी की तरह। ध्यान रखना, मुर्रा भैंस के सींग जलेबी की तरह होते हैं, और सुरती जो भैंस है उसके सींग हंसियाकार होते हैं, हंसियाकार है ना। चलिए, गोवंश गाय की नस्ल कौन सी है, कांकरेज गाय की नस्ल राजस्थान के पश्चिमवर्ती क्षेत्र बाड़मेर, जालोर, सिरोही का जो बेल्ट है वहां देखने को मिलती है। और बकरी जो है सिरोही, बकरी की नस्ल कौन सी है, सिरोही। वैसे खूब है, बारबरी है, शेखावटी है, जखरानी है, अलवरी है, परबसरी है, मारवाड़ी है, सोनाड़ी है, लोई है, जो भी है, खूब सारी नस्लें। तो यहाँ पर जो राइट हो रहा है, एक के अंदर क्या होना चाहिए, 2, थर्ड ऑप्शन कट गया। सेकेंड के अंदर क्या है, 4, ये कट गया, ये रहा ना। सेकंड के अंदर 4, थर्ड के अंदर 3 और 1। आंसर क्या होगा इसका, सेकंड, बी आंसर होगा।
हाँ, भेड़ों की संख्या में कमी आई है। मोहन राम पटेल कह रहे हैं बिल्कुल सही है। संख्यात्मक दृष्टि से 20वीं पशु गणना के दौरान सबसे ज्यादा जो कमी हुई है, सबसे ज्यादा कमी भेड़ों के अंदर 12 लाख भेड़ें हमारे राजस्थान में कम हुई है। शेखावटी बकरी सबसे ब्यूटीफुल होती है, अरे नहीं, सबसे ब्यूटीफुल बकरी बारबरी होती है, शेखावटी बकरी बिना सींग वाली होती है, ठीक है ना। बारबरी है सबसे सुंदर बकरी बारबरी, और सबसे शेखावटी बकरी काजरी वैज्ञानिकों द्वारा विकसित है, और सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल वो जखराना या फिर अलवरी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं। हाँ, संख्यात्मक दृष्टि सबसे ज्यादा कमी जो है भेड़ों के अंदर 12 लाख भेड़ों की कमी आई थी, और परसेंटेज के मामले में 20वीं पशु गणना के दौरान परसेंटेज के मामले में सबसे ज्यादा कमी जो है गधों के अंदर है, 71.31% की कमी दर्ज हुई थी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी है और उसकी दूसरी तरफ दे रखा सहायक नदी, बनास मोरेल, चंबल मेष, माही चाप, लूणी खारी। फटाफट लिखो। हाँ, बकरी को गरीब के गाय कहते हैं, बिल्कुल सही है। लिखिए फटाफट भाई, इसका क्या आंसर होगा? सी के पक्ष में जा रहा है, सी सी डी सी। चलिए सी के पक्ष में जा रहा है। फॉर भी प्रेम सा राठौड़ कह रहे हैं 4 नंबर। चलिए देखते हैं, जो भी है सी के पक्ष में ज्यादा झुकाव है, सब सी सी सी। सुनील माचरा कह रहा सी। चलिए देखते हैं। बनास नदी, अब देखो एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ क्या है, उसकी सहायक नदी है। सबसे पहले कौन सी है? बनास। बनास की सहायक नदी मोरेल नदी। ध्यान रखना, मोरेल नदी बनास की सहायक नदी है। बस्सी जयपुर से निकलती है, सवाई माधोपुर में जाके इसमें मिलती है। एक मोरेल है, एक मोरैन नदी है। ध्यान रखना, ये मोरैन नदी माही नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? माही की। जबकि मोरेल किसकी है? बनास की। बिल्कुल सही है। सेकंड है चंबल। चंबल किसकी सहायक नदी है? सॉरी, चंबल की सहायक नदी कौन सी है? मेज चंबल मानलगढ़ से निकलती है, रामगढ़ खटगढ़ दरे से किस में मिल जाती है? चंबल के अंदर। नदी कौन सी है? मेज नदी, ठीक है ना। मेज नदी के अंदर मांगली नदी मिलती है, मांगली के अंदर घोड़ा पछाड़ है, और इधर वापस कुरान नदी भी इसी में आके मिलती है, ठीक है ना। चलिए, तो चंबल और मेज। चंबल जो है, मेज जो है चंबल की सहायक नदी। माही, अरे चाप नदी बांसवाड़ा के अंदर छोटी सी नदी है। चाप नदी बांसवाड़ा के अंदर छोटी सी नदी है, जो किसकी सहायक नदी है? माही की। माही की सहायक नदियों में चाप है, अनास है, मोरैन है, अपने ईरू या एरान है, सोम है, जाखम है, ये सारी माही की सहायक नदियां हैं। लूणी की सहायक नदी में आगे क्या ले रखा है? खारी। अब देखो यहाँ पर खारी इसलिए राइट होगा, राजस्थान में खारी नाम की 3 नदियां हैं। राजस्थान में खारी नाम की कितनी नदियां हैं? 3 नदियां हैं राजस्थान में खारी नाम की। पहली आपकी, एक तो आपकी लूणी की सहायक नदियों में जवाई की सहायक नदी है। लूणी की सहायक नदियों में ये सारी सीधी मिलती है इनमें, लेकिन लूणी नदी की सहायक नदी जवाई की सहायक कौन सी है? खारी। वो भी उसकी उस बिहाव पे देखे तो भी गलत है। और खारी नाम की 3 नदियां हैं, और राजस्थान में खारी नाम की मुख्य जो नदी है बनास की सहायक नदी बीसराल की पहाड़ियों से निकलती है, और बिसलपुर के अंदर जहां पर आपके बनास डाई और खारी का त्रिवेणी संगम बनता है। तो उसके अकॉर्डिंग यदि अपन देखें तो ये आपके राइट क्या होगा? 4 नंबर, क्योंकि खारी जो है बनास की भी है, और एक खारी नदी जो सांबर में जाके भी गिरती है, मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला, वो भी क्या है? खारी है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट क्या होगा? डी होगा। क्लियर सबके? और सबके सब ठोक रहे थे सी 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 सी। खारी लूणी अफवाह तंत्र का भाग है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये सीधी कौन? सुनील माचरा ही है। अरे सुनील माचरा, ये देख इधर, ये सारी की सारी सहायक नदियां जो सीधी आके इसमें मिलती हैं, सीधी आके इसमें मिलती हैं। लेकिन खारी नाम की मैंने बताया था 3 नदियां हैं, और तीनों अफवाह तंत्र का भाग है। और खारी अफवाह तंत्र का बनास का जरूर पार्ट है, लेकिन नाम के अकॉर्डिंग भाई 3 तो सीधी मिल रही है, तो फिर राइट कौन सा करोगे? और इसलिए कर रहे हैं कि खारी नाम की बनास की भी है, और खारी आपके सांबर में जाके भी गिरती है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग राइट होगा 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र वर्ष पर्यंत बहने वाली नदी है। दूसरा है, चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। फर्स्ट, कथन और कारण कौन सा सही है, कौन सा गलत? फटाफट लिखो। राजकुमार बुढ़ानिया कह रहा बी, यहां पर बी, सब बी के पक्ष में जा रहे हैं।
अरे गलत क्वेश्चन किसने कहा नहीं है, गलत कहाँ है, क्वेश्चन सब सही है। क्या लंबे वाला राइट होगा, सी के पक्ष में भी जा रहे हैं, बी के पक्ष में भी जा रहे हैं। आंसर बी सी सबका अलग अलग आ रहा है। सी ही मारो तुका, ए अंबे, बी भवानी, सी चामुंडा, डी दुर्गा, कोई ना कोई तो काम आई। सर जी सी लग रहा है नहीं, चलिए जो भी है। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र वर्ष पर्यंत बहने वाली नदी है, बात बिल्कुल सही है। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो वर्ष पर्यंत बहती है, 12 मासी नदी है। माही नदी भी 12 मासी है, लेकिन आप देखना लक्ष्य की बुक के अंदर लिखा हुआ एक राइट मिलेगा। ये कौन, परवीन दान, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, यू आर ग्रेट। हाँ वो तो मुझे पता है यार, है ना। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र वर्ष पर्यंत बहने वाली नदी है, साल भर चलती है। माही नदी भी साल भर चलती है, माही नदी भी पूरे साल चलती है, लेकिन माही नदी एक बार राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में अकाल पड़ा था, उस समय सूख गई थी। इसलिए लक्ष्य के अंदर एक लाइन लिखी हुई मिलती है, चंबल नदी जो है, सॉरी माही नदी जो 11.5 महीने चलती है, 11.5 महीने नहीं, एक बार जो है 15-20 दिन के लिए बिल्कुल सूख गई थी, इसलिए उसको बोलते हैं। तो वर्ष पर्यंत बहने वाली पूर्ण रूप से यदि अभी तक जो सूखी नहीं है वो कौन सी नदी है, चंबल नदी है, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। इसकी बात आधी खोटी है आधी सही है। ये कह रहा है चंबल नदी का जल केवल, वर्ड कौन सा यूज किया, केवल, केवल सिंचाई के लिए। अरे केवल सिंचाई के लिए नहीं है, चंबल परियोजना से पेयजल उपलब्ध होता है, सिंचाई होती है, विद्युत प्रोडक्शन होता है, जो राजस्थान एमपी की संयुक्त परियोजना है। तो यहाँ पर केवल सिंचाई नहीं होगा, पेयजल भी होगा, विद्युत प्रोडक्शन भी होता है। चंबल परियोजना से 386 मेगावाट विद्युत का प्रोडक्शन होता है, जिसमें से 193 मेगावाट राजस्थान को मिलता है। तो केवल सिंचाई नहीं है, और इसके साथ में ये विद्युत प्रोडक्शन, पेयजल सब कुछ होता है। तो ऑप्शन ही क्या हो गया, गलत हो गया भाई। कारण जो लिखा पूरी लाइन, कथन और कारण का जब भी क्वेश्चन करो तब मैंने आपको बताया था, अपन को पहले तो ये पता होना चाहिए पहली लाइन गलत है या नहीं है, पहला जो कथन कह रहा वो सही है या नहीं है, सेकंड जो कारण बता रहा वो सही है या नहीं है, और थर्ड देखना है जो कारण बता रहा है इसी का है या नहीं है। बात आ रही है समझ में। तो ध्यान रखना, ये तो लाइन सही है, ये लाइन गलत हो गई, तो इन ऑप्शन की तरफ तो जाना ही नहीं है। इसमें सीधा लिखना ये तो सही है, आर गलत है, आंसर क्या होगा थर्ड, 3 नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ आपके दे रखे हैं उत्पादक क्षेत्र। राजस्थान के अंदर किन क्षेत्रों के अंदर कौन सा प्रोडक्शन होता है, फटाफट लिखो। कौन सा खनन क्षेत्र है ना, असुमेलित है, इसको भी ध्यान रखना, कौन सा असुमेलित है, इनके अंदर उत्पादन होता है या नहीं होता, फटाफट लिखो। सी के पक्ष में जा रहा है, डी के पक्ष में, सी के पक्ष में, सी डी। चलिए झुकाव ज्यादा जो है परसेंटेज के मामले में देखें तो सी की तरफ है, बिल्कुल सही है। सबसे पहले बात करें लोहा, राजस्थान के अंदर लोहा निकलता है नाथरारी, पाल, थुर, हुंड्रे, उदयपुर में जगह जहां निकलता है, नीमला, रायसोला, दौसा, डाबला, सिंगाना, झुंझुनू, मोरिजा, बानुला, चौमू, जयपुर, यहाँ लोहा निकलता है। तांबा, पुर, बनेडा का तिरंगा क्षेत्र, भीलवाड़ा के अंदर, खो दरीबा, अलवर के अंदर, खेतड़ी, सिंगाना, झुंझुनू के अंदर, है ना, नीम का थाना, तांबा पट्टी, वहां निकलता तांबा, ये भी सही है, ये भी सही है। एस्बेस्टोस राजस्थान में नहीं निकलता, झामर कोटड़ा के अंदर निकलता रॉक फॉस्फेट, क्या निकलता है, रॉक फॉस्फेट। तो झामर कोटड़ा में रॉक फॉस्फेट निकलता है, एस्बेस्टोस निकलता है, ऋषभदेव, सलूम्बर, खेरवाड़ा वो जगह है, वहां पर आपके एस्बेस्टोस निकलता है। रवेदार रेसेदार खनिज होते हैं, इसके कप एस्बेस्टोस के जो रेसे होते हैं उनके अंदर जल्दी आग नहीं पकड़ने के गुण विद्यमान होते हैं। जिप्सम, राजस्थान में जिप्सम प्रोडक्शन खूब होता है। जामसर, बीकानेर की खान देश की सबसे बड़ी जिप्सम उत्पादक खान है। तो इसमें से असुमेलित कौन सा हो गया, थर्ड आपकी असुमेलित है, एस्बेस्टोस। जामर कोटड़ा नहीं है, यहाँ पर आपके खेरवाड़ा, सलूम्बर होता तो राइट होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्बेस्टोस उत्पादन, वो वापस आ गया। एस्बेस्टोस उत्पादन के 2 अग्रणी जिले कौन से हैं? राजस्थान में एस्बेस्टोस उत्पादन कहाँ कहाँ होता है?
राजस्थान में एस्बेस्टॉस उत्पादन कहाँ होता है? सी के पक्ष में झुकाव है, राजकुमार बुढ़ानिया सी, सुनील माचरा सी, चलिए सी है। राजस्थान में एस्बेस्टॉस उत्पादन सबसे ज्यादा होता है उदयपुर के अंदर, और उदयपुर आते ही वैसे ही पता चल गया, उदयपुर, सलूम्बर, ऋषभदेव, खेरवाड़ा, यहाँ पर आपके एस्बेस्टॉस उत्पादन होता है। थोड़ा बहुत डूंगरपुर, पाली, अजमेर क्षेत्र है, वहाँ पर भी आपके एस्बेस्टॉस का प्रोडक्शन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उदयपुर के अंदर, ठीक है ना। कौन सा खनिज है? एस्बेस्टॉस। और एस्बेस्टॉस पूरे भारत में जितना भी होता है उसका 97% एस्बेस्टॉस का होता है अपने राजस्थान में होता है। अरावली प्रदेश में पारिस्थितिकी संकट के कारण है, अरावली के अंदर, अरावली क्षेत्र में पारिस्थितिकी संकट के कारण क्या क्या है, किसकी वजह से अरावली क्षेत्र में पारिस्थितिकी संकट पैदा हो रहे हैं? तो इसमें से कौन कौन सा? पहला वनोन्मूलन, दूसरा भूमि अवकर्षण, तीसरा जल प्रदूषण, चौथा है खनिज खनन। फटाफट लिखो भाई। अरावली प्रदेश में पारिस्थितिकी संकट के कारण है, इको संवेदनशील जोन है अरावली, ध्यान रखना। ए की तरफ भी जा रहा है, डी की तरफ, सी भी बता रहे हैं, लेकिन ज्यादा झुकाव जो लग रहा है इस क्वेश्चन में डी के पक्ष में जा रहा है। सुनील माचरा डी। चलिए देखते हैं अरावली प्रदेश में पारिस्थितिक वनोन्मूलन। पहला है वनोन्मूलन, मतलब पेड़ों का उन्मूलन होना, पेड़ जो कट रहे हैं, वनस्पति खत्म हो रही है, जिसकी वजह से अरावली के अंदर पारिस्थितिकी संकट पैदा हो रहा है। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है भूमि अवकर्षण, भूमि अवकर्षण हो रहा है, यहाँ पर भूमि का कटाव हो रहा है लगातार अरावली के ऊपर। भूमि का कटाव चाहे अपने बारिश की वजह से हो, चाहे अपने नदियों की वजह से हो, चाहे वायु प्रवाह की वजह से हो, जिसकी वजह से भी भूमि का अवकर्षण हो रहा है, उसकी वजह से भी पारिस्थितिकी संकट है। जल प्रदूषण की वजह से नहीं है, जल प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं है। अत्यधिक मात्रा में खनिज का दोहन हो रहा है, खनिज खनन जो हो रहा है, तो यहाँ पर राइट होगा वंश, पहला, दूसरा और चौथा, अर्थात राइट क्या होगा? 4 नंबर ऑप्शन आपके राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। कथनों पर विचार करें। मरुस्थलीकरण शुष्क एवं आर्द्र शुष्क प्रदेशों में भूमि का अवकर्षण है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण बालू का स्तूपों के स्थलीकरण में सहायक है। वनोन्मूलन और अत्यधिक पशुचारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण के मुख्य कारण है। फटाफट देखो क्या होगा राइट। फटाफट देखो क्या होगा भाई इसका आंसर। बी, डी, डी, बी के पक्ष में 2 और 3। चलिए देखते हैं। मरुस्थलीकरण का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखना, मरुस्थलीकरण शुष्क और आर्द्र शुष्क, राजस्थान मरुस्थलीकरण शुष्क व आर्द्र शुष्क प्रदेशों में भूमि का अवकर्षण है। अब देखना यहाँ पर क्वेश्चन है, राजस्थान का शुष्क क्षेत्र तो ठीक है, लेकिन आर्द्र शुष्क क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान में आर्द्र शुष्क क्षेत्र है ही नहीं, अर्ध शुष्क क्षेत्र है। राजस्थान में अर्ध शुष्क क्षेत्र है, आर्द्र शुष्क क्षेत्र नहीं है। आर्द्र शुष्क प्रदेशों में भूमि का अवकर्षण है, तो आर्द्र शुष्क क्षेत्र में तो है ही नहीं कोई क्षेत्र, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही आपके क्या हो गया? गलत हो गया। सेकंड, राजस्थान में मरुस्थलीकरण बालू का स्तूपों के स्थलीकरण में सहायक है। स्थलीकरण में सहायक, बात बिल्कुल सही है। मरुस्थलीकरण का मीनिंग होता है मरुस्थल आगे बढ़ रहा है, और मरुस्थल जो प्रसार हो रहा है, मरुस्थल आगे बढ़ रहा है, तो बालू का स्तूप जो रेत के धोरे हैं उनका भी थोड़ा बहुत क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। अब ट्रांसफर होगा तो स्थलीकरण के अंदर क्या है? सहायक है, तो यह आपके क्या हो गया? राइट है। वनोन्मूलन और अत्यधिक पशुचारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण है, बिल्कुल सही है। ये तो 100% राजस्थान के अंदर मुख्य भूमिका अत्यधिक मात्रा में पशुपालन और मानवीय क्रियाकलाप की वजह से राजस्थान के अंदर पश्चिमी क्षेत्र में मरुस्थलीय दशाओं का विकास हुआ। राजस्थान में मरुस्थलीकरण
मरुस्थल कैसे बना, हमारा एक बहुत अच्छा लेक्चर, 1 घंटे का लेक्चर है जिसमें मरुस्थल का निर्माण कैसे हुआ, किस तरीके से मरुस्थल बना, वो आप देख लेना। उसके अंदर पूरा डिटेल से, पहले यहाँ तैतीय सागर था, फिर घोर जंगल था, राइनोसिरास रहते थे, फिर धीरे धीरे यहाँ पर जंगल कटना शुरू हुआ, मानव का प्रादुर्भाव हुआ, धीरे धीरे वनस्पति काटना शुरू हुए, लो प्रेशर का सिस्टम जनरेट हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर आपकी मरुस्थलीय दशाओं का विकास हुआ। तो वनोन्मूलन और पशुचारण यहाँ पर जो है मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण है। 2 और 3 इसके अंदर राइट है, तो आंसर क्या होगा इसका? बी। कौन सा राइट होगा? बी होगा। चलिए सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। संगीता, लक्ष्मी, विष्णु, 1 नहीं 2 का नाम ले रहे हैं। 2 का किसका ले रहे हैं भाई? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। पहला है केंद्रीय मरु अनुसंधान संस्थान काजरी, दूसरा जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर, जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सबसे अधिक, और जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व। इधर आपके ऑप्शन दे रखे हैं, इधर आपको मिलान करना है। फटाफट मिलान करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। सी के पक्ष में जा रहा है, सी डी सी। चलिए देखते हैं, अपन ही कर लेते हैं। देखो सबसे पहले है काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ है? अपने जोधपुर के अंदर। काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर के अंदर स्थित है। तो काजरी कहाँ है? जोधपुर। जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कौन सा? जयपुर है। सबसे ज्यादा आबादी किस शहर में? जनघनत्व और आबादी दोनों कहाँ है? जयपुर में। सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ है? कोटा के अंदर 76% 76.5 के आसपास साक्षरता किसकी है? कोटा की है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? जैसलमेर का। और कितना है? 17 है। तो देखो मिलान करो, 1 के अंदर क्या होना चाहिए? 3। ये रहा, इधर मिल गया वैसे 3। फिर कौन सा है? 2, और फिर आपके 1 और 4। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये आपके राजस्थान के ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिनके बारे में आज हम लोगों ने चर्चा की। नेक्स्ट हम लोग और मिलेंगे नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी के अंदर। आप सबको मेरी तरफ से गुड नाइट।